हाँ देखिए, अब हम लोग टाइप 2 और टाइप लेते हैं, ध्यान दीजिए। इधर देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टाइप 2, कैसा क्वेश्चन, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, ठीक है। ये दोनों टाइप एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, पीवाईक्यू में भी आता है, और थर्ड टाइप जो है वो पीवाईक्यू के लिए, ओके। क्या है ये, आप घर पे भी ऐसा देखे होंगे, मान लो वॉल है, ठीक है, अभी दिवाली है, दिवाली का टाइम है, घर में साफ सफाई का टाइम होगा, तो सीढ़ी जो होता है, ठीक है, सीढ़ी को ऐसे दीवार से टिका कर लगा देते हैं, मान लो कोई, ठीक है, ये लैडर, ठीक है। इसमें कैसे फोर्स काम करता है, टॉर्क कैसे काम करता है, बॉडी रेस्ट पे, ठीक है। तुम लोग को खुद, तुम लोग खुद अपने खुद से ही कर लेते हो, मान लो ज्यादा रफ है सरफेस, ये रफ सरफेस है, रफनेस चाहिए, अदरवाइज टिकेगा ही नहीं, गिर जाएगा, ठीक है। रफ चाहिए, ज्यादा रफ है तो कम एंगल पे भी टिका के ऐसे रख दोगे, कम रफ है तो ज्यादा एंगल पे ऐसे टिका के रखना पड़ेगा। तो कैसे इसके इसके पीछे क्या साइंस काम करता है, उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, रॉड है, ये लैडर है, मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे है, इसका अपना एक वेट है mg, यहां एक नॉर्मल फोर्स है n1, यहां एक नॉर्मल फोर्स है n2, n1 and n2 आर रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ठीक है। वहां पे भी नाइफ वाला जो फोर्स है उसको रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं, या वहां लिख लो फोर्स नाइफ को, जो है पिछले एग्जांपल में नाइफ वाला जो फोर्स है उसको रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं, या हिंज फोर्स बोल सकते हैं, या हिंज फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन कई जगह हिंज फोर्स आ गया, तो हिंज का मतलब कुछ अनोखा नहीं, वहां पे जो फोर्स है, या रिएक्शन फोर्स, समझ में आ रहा है ना, सब एक ही चीज है, यहाँ नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो वहां लिख लीजिए उसको, ताकि कभी आए वर्ड तो घबराना नहीं है। खैर देखिए, नॉर्मल ऐसे हुआ, फ्रिक्शन है इधर, ठीक है, ये है फ्रिक्शन एफ आर, ठीक है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, रुका हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। तो चलिए हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, बैलेंस करते हैं, पहले नेट फोर्स को जीरो कर लेते हैं, ठीक है, नेट फोर्स जीरो कर, तो नेट फोर्स जीरो करेंगे, तो कैसे करेंगे नेट फोर्स जीरो, देखो इधर है n1, इधर है फ्रिक्शन, भले अलग अलग लग रहा हो, अलग अलग पॉइंट पे, सबको एक पॉइंट पर डाल देंगे, और वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास, सबको उठा के क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास का मोशन एक्सटर्नल फोर्स से होता है, कहां लग रहा है मैंने नहीं रुकता है, तो उसको बता देंगे, ये तो पता है सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। mg है ऐसे, n2 है ऐसे, बैलेंस कीजिए तो क्या क्या होगा बताइए, n1 का वैल्यू किससे बैलेंस होगा, और n2 का वैल्यू किससे बैलेंस होगा, हो गया, फोर्स बैलेंस हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क बैलेंस करेंगे, नेट टॉर्क इक्वल टू, नेट टॉर्क इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। तो नेट टॉर्क इक्वल टू 0 करते हैं, देखो ये रॉड था, n1, और यहां पे n2 और fs, ऐसे है, कहां से बैलेंस करना चाहिए, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, अगर हम यहां से बैलेंस करें, जो कि थोड़ा कठिन हो जाएगा, यहां से बैलेंस करें, ठीक है,
तो देखो ये एक्सिस है, इस फोर्स का टॉर्क के लिए ये डिस्टेंस चाहिए आपको, इस फोर्स के टॉर्क के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए, इस फोर्स के टॉर्क के लिए ये डिस्टेंस चाहिए, और इस फोर्स के टॉर्क के लिए ये डिस्टेंस चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आप डिस्टेंस देख लो क्या होगा। ये रॉड ये L/2 L लेंथ का है, तो L/2 लेंथ है, L/2 सेंटर ऑफ मास कहां रहता है, इसमें बीच में। तो बताओ ये लेंथ और ये एंगल थीटा है, तो आप जज कर सकते हो यहां से यहां तक ये थीटा है, तो ये लेंथ हो गया L cos थीटा, ये लेंथ हो गया L cos थीटा। ठीक है, और देखो ये L/2 है, ये थीटा है, तो ये आधा लेंथ हो गया L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा। लिख रहे हैं, डिस्टेंस लिख दिया। तो बताओ कैसे कैसे लिखेंगे, बताओ। N1 का टॉर्क N1 इंटू L/2 साइन थीटा ऐसे घुमाएगा, N1 बताओ। यहां से देखो N1 कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, प्लस फ्रिक्शन कैसे घुमाएगा, फ्रिक्शन भी ऐसे घुमाएगा, ये भी ऐसे घुमा रहा है, फ्रिक्शन भी ऐसे घुमा रहा है। तो फ्रिक्शन के लिए कौन सा डिस्टेंस लिखेंगे, L/2 साइन थीटा। देखो तो दो टॉर्क एक सेंस में मिल रहा है क्या, सेंटर से देखो N1 को ऐसे घुमा रहा है, फ्रिक्शन भी ऐसे घुमा रहा है, एक सेंस हो गया, N1 और फ्रिक्शन ऐसे घुमा रहा है। वो किससे बैलेंस होगा, किसके टॉर्क से, N2 के टॉर्क से, N2 इंटू ये डिस्टेंस L/2 cos थीटा, cos थीटा ये डिस्टेंस, ये cos होगा, ये टोटल L cos थीटा था, और ये आधा डिस्टेंस क्या होगा, L/2 cos थीटा। तो N2 इंटू L/2 होगा क्या, होगा क्या बताओ। ठीक है, बैलेंस हो गया टॉर्क। ओके, तो चलिए हम वैल्यू उठा के पुट कर लेते हैं। ठीक है, N1 का वैल्यू है Fs, N1 का वैल्यू Fs इंटू L/2 साइन थीटा, वहां पे भी है Fs L/2 साइन थीटा, और N2 का वैल्यू है mg L/2 cos थीटा, L/2 कट गया, 2Fs साइन थीटा इक्वल टू mg cos थीटा। तो यहां से आप अलग अलग वैल्यू सब निकल जाएगा, देख लो सब चीज निकल आएगा। mg पता है, एंगल पता है, तो फ्रिक्शन पता चल गया, देख लो mg पता है, एंगल पता है, तो फ्रिक्शन पता चल गया, ये फ्रिक्शन इसमें पुट करो तो N1 पता चल गया। आप सारा चीज निकाल सकते हो, निकल जाएगा, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, आराम से आ जाएगा। साथ में ये समझ में आया, फोर्स पता चल गया, रिएक्शन फोर्स पता चल गया। अब साथ में ये जो हम बताएं शुरू में, ज्यादा रफ है तो कम एंगल, कम रफ है तो ज्यादा एंगल पे होल्ड कर सकते हो। कम एंगल पर रखेंगे स्लिप मार देगा, ज्यादा एंगल पर रखेंगे तो रुका रहेगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, देख लो यहीं से समझ में आ जाएगा। जो फ्रिक्शन है, जो भी फ्रिक्शन है वो आया mg/2 cot थीटा आया। देखो तो कॉस में साइन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, cot थीटा आएगा। क्लियर है, तो अब बताइए यहां से देख के, इसलिए इस बार दिवाली में घर में साफ सफाई करोगे तो फिजिक्स लगाते हुए साफ सफाई करना। ठीक है जुनैद, हाँ ठीक है, Fs मिल गया। तो Fs जो होगा, इधर ध्यान दो, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है अपने मैक्सिमम से छोटा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम से छोटा होता है। ओके, क्यों जुनैद दिवाली नहीं मना सकता, हम लोग ईद नहीं मना सकते, मनाते हैं, मनाना चाहिए।
ठीक है, सबको सब त्योहार मनाना चाहिए। ओके, चलिए एफ एस मैक्स क्या होता है? म्यू इंटू क्या होता है? एन का वैल्यू N2 लिखेंगे, N1 नहीं, यहां पे फ्रिक्शन है, N2। N2 का वैल्यू म्यू इंटू, तो देखो mg/2 cot थीटा मस्ट बी लेसर देन म्यू इंटू N2 का वैल्यू mg, यानी cot थीटा मस्ट बी लेसर देन, ये कंडीशन के साथ, अदरवाइज इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक अंदाजा लग जाता है। ठीक है, तो एक ये टाइप हुआ, ये समझ में आया, ये टाइप समझ में आया। दो टाइप बता दिए इससे पहले, नाइफ वाला, ये लैडर वाला। ठीक है, अब आते हैं टाइप 3, और फिर आपको देते हैं प्रॉब्लम करने को। टाइप 3 ध्यान दीजिए, टाइप 3 क्या है? ये PYQ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका लॉजिक स्कूल एग्जाम वाले कॉन्सेप्ट से आता है। ठीक है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट। ओके, देखिए एक चीज हम बताए थे, सेंटर ऑफ मास ऑफ इर्रेगुलर शीट। कोई भी एक इर्रेगुलर शीट है, कैसा भी इर्रेगुलर शीट है, हमको पता करना है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है। इसके लिए हम सेंटर ऑफ मास में बताए थे, ट्रिक बताए थे, और वो ट्रिक बताए थे कि उसका एक्सप्लेनेशन देंगे रोटेशन में। ठीक है, एक प्रोसेस है, ये एनसीईआरटी में है प्रोसेस, कैसे कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ इरेगुलर शीट। ओके, स्कूल एग्जाम के लिए पढ़े हुए एनसीईआरटी, हम क्लास में ही पढ़ाए हुए हैं, किसी को पता है कैसे निकालते थे? टेंथ में था तुम लोग को, ऐसे आईसीसी वाले को टेंथ में भी होता है। ठीक है, हाँ तो बताओ जुनैद, कैसे निकालते थे, कुछ याद है? और हम तो अभी 11th में ही पढ़ाए हैं। रेगुलर शीट है, मान लो ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड पे डाल दिए, रेक्टेंगल है तो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे डाल दिए, ये सब तो बता चुके हैं। डिस्क है तो सेंटर पे ही होगा, लेकिन इसमें कितना होगा? एक इरेगुलर शीट है, कैसे करते हैं बताओ, क्या करते हैं? और उसका लॉजिक अब समझ में आएगा। इसको मान लो एक ऐसा एक्सिस बनाए, उसे टांग दिए, ये रेस्ट पे। जैसे कोई भी एक शीट दे दो, मतलब कोई भी एक नोटबुक दे दो पतला सा, समझाने के लिए हम बताते हैं। ठीक है, अच्छा लो, यही लो। ठीक है, क्या करते हैं देखो, मान लो एक इरेगुलर शीट है ये, इसको ऐसे टांग दिए, हम सीधा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, ये वर्टिकल लाइन। हम ये एश्योर हो जाएंगे कि सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई ऑन दिस लाइन, वर्टिकल लाइन थ्रू एक्सिस। क्यों? अभी वही बताने जा रहे हैं। इस लाइन पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लिए, अब इसको मान लो यहां से हिंज करके ऐसे घुमा के, मतलब पहले हम ऐसे टांगे थे, ऐसे टांगे, अब इस एक्सिस से फिर से लाइन ड्रॉ कर लिए, फिर से जो लाइन ड्रॉ किए होंगे वो ऐसा रहा होगा, उसी वो वर्टिकल लाइन पर लाई करेगा। अब कॉमन पॉइंट क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कॉमन पॉइंट होगा। तो ये है कॉमन प्रोसेस सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालने का। अब सवाल है क्यों ये ऐसा हुआ, और उसी पे बेस्ड पीवाईक्यू का क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों सवाल है, ऐसा क्यों? उसका लॉजिक क्या है आप ही सोचो। ये एक्सिस है, ये बॉडी था,
ठीक है, ये वर्टिकल लाइन था। ठीक है, आपको नेट फोर्स भी जीरो करना है और नेट टॉर्क भी जीरो करना है। पहले नेट टॉर्क पे आप, ठीक है, यहां पे एक्सिस है तो यहां पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा, एक्सिस पे रिएक्शन फोर्स लगता है या हिंज फोर्स लगता है, तो टॉर्क ऑफ रिएक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो तो एक्सिस पे लग रहा है। रिएक्शन फोर्स का टॉर्क क्या होगा, जीरो। अब कौन सा फोर्स बचा, ग्रेविटी, उसका भी टॉर्क जीरो होना चाहिए, तब ना नेट टॉर्क जीरो होगा, तब ना नेट टॉर्क मिलकर क्या होगा, जीरो। तो अब बताओ, अगर सेंटर ऑफ मास यहां है, इधर है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसा वेट लगा, एक्सिस ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये ऐसा टॉर्क दे देगा, जीरो तो होगा नहीं। अगर सेंटर ऑफ मास इस लाइन से उधर लाई किया तो ये तो ऐसे घुमा देगा, सेंटर ऑफ मास अगर इस लाइन से इधर लाई किया तो ये कैसे घुमा देगा बताओ, ऐसे घुमा देगा। और आपको नेट टॉर्क क्या चाहिए, जीरो। इसका मतलब ना इधर लाई करे ना इधर लाई करे, सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा, ताकि वो जो वेट है सच दैट line of action of weight passes through axis, एक्सिस से पास कर जाए, ताकि नेट टॉर्क क्या हो जाए, जीरो। समझ में आया, ठीक है, नेट टॉर्क जीरो हो गया। और नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब वेट को कौन बैलेंस करेगा, रिएक्शन फोर्स, नीचे वेट और ऊपर रिएक्शन को बैलेंस। समझ में आया, ये प्रोसेस समझ में आया, इसका लॉजिक समझ में आया, ठीक है। अब इस पे बेस्ड पीवाईक्यू का क्या क्वेश्चन रहता है, देखो, इसको आप डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक रॉड को आप ऐसे टांग दो, एक रॉड को ऐसे टांग दो, तो ये एकदम सीधा रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर एकदम नीचे ऐसे ही एकदम सीधा रहेगा, कोई टेढ़ा उड़ा नहीं रहेगा, रॉड एकदम सीधा रहेगा, ठीक है। एक रिंग को ऐसे टांग दो, तो जैसे टांगोगे वैसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि सेंटर इसका नीचे है, जस्ट वेट, ठीक है। एक हाफ रिंग को ऐसे टांग दो एकदम बीचों बीच, ठीक है, तो भी रुका रहेगा, ओके, तो भी रुका रहेगा। सेंटर ऑफ मास यहां होता है हाफ रिंग में, ठीक है। लेकिन यार अब ध्यान दो, एक हाफ रिंग को अगर आप ऐसे टांगो, क्या ऐसे रुका रहेगा, क्या ऐसा रहेगा, ऐसे रुका रह सकता है, नहीं रह सकता रुका हुआ। सेंटर ऑफ मास यहां नहीं है, सेंटर ऑफ मास यहां है, ऐसा है सेंटर ऑफ मास, ये फट से ऐसे घुमा देगा, तो ऐसे रुका हुआ तो कुछ टेढ़ा होकर रहेगा, इतना टेढ़ा रहेगा कि सेंटर ऑफ मास जो है इस वर्टिकल लाइन पे लाई करे, इतना टेढ़ा रहेगा, इतना टेढ़ा रहेगा कि सेंटर ऑफ मास उस वर्टिकल लाइन पे लाई करे, ठीक है। तो बताइए यहां से सवाल है, पूछा जाता है ये कितना एंगल पे टेढ़ा रहेगा, कितना एंगल रहेगा, ठीक है। तो देखो कितना एंगल रहेगा, यहां से इसका सेंटर है ये पॉइंट, ये डिस्टेंस है आर, ये है रेडियस, ये डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर से कितना हाइट पे होता है सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस सेंटर से कितना हाइट पे होता है सेंटर ऑफ मास, हाफ रिंग में 2r/π, वेरी गुड, 2r/π, तो ये डिस्टेंस हो गया 2r/π। तो अब बताओ देख के इस ट्रायंगल में tan थीटा किसके इक्वल होगा,
2r बाय पाई बाय 2 बाय पाई, यानी थीटा किसके इक्वल होगा, इतना एंगल टेढ़ा होके वो रुका। समझ में आई बात? तो टाइप 3 कंपटीशन में आता है क्वेश्चन, टाइप 1 और 2 स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है, एनसीईआरटी में भी और कंपटीशन में भी आ सकता है। आया है, एनसीईआरटी से आसान क्वेश्चन कंपटीशन में आया है। ठीक है, तो चलिए अभी तीनों पे एक क्वेश्चन देते हैं, को उसको करिए, उसके आगे बढ़ते हैं।